एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के इस चैनल में, जिसकी परिकल्पना की है विश्व शांति के पुजारी और भारतीय मूल्यों और परंपराओं के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इस प्रोग्राम की संकल्पना एक रिसर्च पेपर पर आधारित है, जिसका श्रेय डॉक्टर के जयलक्ष्मी, एसोसिएट प्रोफेसर भाषा विभाग SSL VIT वेल्लोर, जो तमिलनाडु में है, उनको जाता है। धर्म और विज्ञान विपरीत धाराएं नहीं हैं, उनके बीच एक मजबूत संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ आज हमने भारतीय अनुष्ठानों और परंपराओं के पीछे जो वैज्ञानिक कारण थे, उनको ढूंढ निकाला है। आज जानेंगे शंख के प्रकार और शंख बजाने का महत्व। ये हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। मंदिरों के अलावा शंख का उपयोग कई भारतीय परिवार घर की पूजा में भी करते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्र पुराणों के अनुसार शंख की उत्पत्ति देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और श्री विष्णु ने इसे हथियार के रूप में धारण किया था। चंद्रमा, सूर्य और वरुण शंख के आधार पर स्थित हैं। देवता प्रजापति इसकी सतह पर और गंगा और सरस्वती शंख के सामने के भाग में स्थित हैं, ऐसा माना जाता है। जब हम शंख को अपने कानों के पास रखते हैं तो हमें समुद्र की मधुर ध्वनि का आभास होता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, बाएं मुड़े हुए शंख और दाएं मुड़े हुए शंख। जब हम शंख की टोंटी को ऊपर की ओर रखते हैं और उसके घुमावदार कुंडल को अपनी दाईं ओर रखते हैं तो ये दाहिनी ओर मुड़ा हुआ शंख होता है, और यदि घुमावदार कुंडल हमारे बाईं ओर कुंडलित होता है तो ये बाईं ओर मुड़ा हुआ शंख होता है। आमतौर पर पूजा की रस्म के लिए बाईं ओर मुड़े हुए शंख को प्राथमिकता दी जाती है, और हाँ, जिस शंख को फूंकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पूजा के लिए नहीं रखा जाता है। वराह पुराण में कहा गया है कि बिना शंख बजाए मंदिर के द्वार या कपाट नहीं खोलने चाहिए। वैसे भी शंख को फूंकने से वातावरण में सकारात्मक स्पंदन या वाइब्रेशन में वृद्धि होती है, जिससे कीटाणु नष्ट होते हैं। यह भी माना जाता है कि नियमित रूप से शंख बजाने से हकलाने वाले बच्चों का दोष सही किया जा सकता है, और यह हृदय में रक्त के संचार को बेहतर करने में भी मदद करता है, और श्वसन प्रणाली या सांस की तकलीफों में भी सुधार होता है। शंख में रखे पानी का उपयोग करने से त्वचा का रोग, एलर्जी, इंडाइजेशन, ये सब ठीक करने में मदद मिलती है। आइए अब डालें एक नजर भारतीय रीति रिवाज, रिचुअल्स यानी और शिष्टाचार में। देखा जाए तो रीति रिवाज और शिष्टाचार समाज में नैतिकता और सामाजिक आचरण की अभिव्यक्ति है। भारतीय सभ्यता आज अपने समृद्ध संस्कृति के कारण पूरी दुनिया पर हावी है। आज जब पूरा विश्व कोविड की महामारी के खतरे से जूझ रहा है, तब पश्चिमी देश भारतीय परंपराओं को ही अपना रहे हैं, जिसमें अभिवादन के कई रूप शामिल हैं और शिष्टाचार के भी, जैसे घर में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैर धोना, बिना होठ से संपर्क किए पानी पीना। इनके पीछे वैज्ञानिक तर्क रखने वाली सांस्कृतिक मान्यताएं। अब नमस्कार को ही लीजिए। भारतीय परंपरा में जब लोग मिलते हैं तो अपनी छाती के सामने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह इशारा सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है और एकता की भावना को भी दर्शाता है। इस क्रिया को नमस्कार कहा जाता है, जो माता पिता और बड़ों के प्रति आदर की भावना भी दर्शाता है। नमः शब्द की उत्पत्ति नम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है झुकना। जब हम दूसरों के सामने झुकते हैं तो हम अपने अहंकार पर काबू पाते हैं। विज्ञान के तहत जब हम अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं कुछ इस तरह, तो हमारा किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संपर्क नहीं होता है, जिससे बैक्टीरिया या वायरस के ट्रांसमिशन से हम बच जाते हैं। इसलिए नमस्कार करना हाथ मिलाने से कहीं बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त नमस्कार की मुद्रा में जब हमारी सभी उंगलियों की नोक एक साथ होती है तो वे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें अंगूठा अग्नि, इंडेक्स फिंगर वायु, बीच की उंगली स्पेस या रिक्त स्थान, अनामिका या रिंग फिंगर पृथ्वी, और छोटी या कनिष्ठ उंगली पानी का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए उंगलियों को दबाने से हमारे आंख, कान और दिमाग के प्रेशर पॉइंट्स सक्रिय हो जाते हैं। तो अब इस एपिसोड को यहीं लगाम देते हैं। अगली बार जानेंगे कुछ और शिष्टाचार तथा भारतीय रिचुअल्स के संस्कारों का महत्व। उम्मीद है आपने विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा नए एपिसोड्स के अलर्ट्स के लिए।